अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, एक चीज आप लोग देख लो कि ये जो हेमाटोलॉजी का सेक्शन है सीपीएसपी में, इसके बहुत सारे केसेस रिकॉल्स हैं। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको एक एनीमिया एज अ शॉर्ट केस आए, बहुत बहुत सारे केसेस एज अ रिकॉल आ चुके हैं। वॉन मिलीब्रैंड है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज है, अब तो ग्लैंसमैन भी। ठीक है। तो ये सारे रिकॉल्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि स्लोली स्लोली हम इनको करते जाएं। और जैसे कल हमने थैलेसीमिया किया था, और वॉन मिलीब्रैंड और सिकल सेल हम आज करेंगे। साथ में हम ट्विंस भी करेंगे, ताकि एक शॉर्ट केस भी चलता जाए और ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये भी कवर होते जाए। तो शॉर्ट केस जो है ट्विंस का है वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वॉन विलीब्रैंड डिजीज। इसको अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये एक तो थ्योरी के हिसाब से भी कॉन्सेप्चुअल सी चीज है, और ये है पेशेंट्स भी इसके हैं, वॉन विलीब्रैंड डिजीज के पेशेंट्स भी हैं। तो इसीलिए ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। अब ये इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकती है, ये एज अ स्ट्रक्चर डिस्कशन भी आ सकता है, और ये एज अ काउंसलिंग स्टेशन भी आ सकता है। अब देखो, बात यह है, कॉन्सेप्ट दोनों में आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि इसकी बेसिक्स क्या हैं, इस केस को कैसे लेके चलना है। लेकिन ये एज अ लॉन्ग, जैसे कि हम जिसको अब आजकल शॉर्ट केस बोलते हैं, शॉर्ट केस की सूरत में ये नहीं आ सकता। ये ओनली 10 मार्क्स का स्टेशन होगा, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है। उसी हिसाब से ही ये बन सकता है। तो उसके हिसाब से आपको जितनी नॉलेज चाहिए होगी वो आज के आपको इस प्रेजेंटेशन में कंप्लीट मिल जाएगी कि इसको कवर किस तरह से करना है। तो हुमैरा हमारे साथ है। हुमैरा को ये टास्क नजर आ रहा होगा। हुमैरा, कैन यू रीड इट? जी योर डॉक्टर। हाँ, दिस इज योर सिनेरियो। 53-year-old वुमेन। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। ओके, सो स्टार्ट कर लो। मैम रोल रोल प्लेयर है, स्ट्रक्चर नहीं, इट इज डिस्कशन। अ स्ट्रक्चर डिस्कशन। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम। जी डॉक्टर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हम जो है मॉक नहीं ले रहे, इसीलिए मैं आप लोगों को टाइम ओरिएंटेड नहीं कर रही। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लास में कवर हो जाए, क्या हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, क्या एग्जामिनेशन। इसलिए ट्राई टू बी फोकस्ड, बट आप इसको डिटेल से, तसल्ली से इसको करें थ्रू आउट। ठीक है। Okay, madam. Assalamu alaikum. My name is Dr. Humaira, and I'm ready to discuss the given scenario, which is related to 23-year-old woman who presented through outpatient department with frequent nose bleeding, since childhood, easy visibility, and heavy menstrual period. हम्म। And she requires double sanitary pad for the heavy menstrual bleeding, and she reports prolonged bleeding after dental extraction and minor cut. There is no family history of the bleeding disorder, but her mother also has a history of the heavy menstrual bleeding. She is otherwise healthy, and there is no she is not on regular medication, and no history of liver or the kidney disease. So after confirming the details given, I will inquire the missing after getting a introduction. I will confirm the details given and inquire about the missing demographic details, including the name, married for consanguinity of the marriage, parity, last born, her first day of the last menstrual period, and regularity of the cycle. Then I will address her concern as she presented in OPD. So I will briefly take her history of her disease, like since the onset and the duration of her disease, when and how diagnosed disease, who diagnosed the disease, is she is on regular follow up with her doctor, and what medication she is currently using, any side effect of that medication, any compliance with medication, and any history of hospitalization due to severity of the last visit to the हॉस्पिटल। मैडम सॉरी, मैं एक बात करना चाह रही थी कि यहाँ इसके कंसर्न नहीं लिखे हुए हैं।
तो तो स्ट्रक्चर डिस्कशन में मैं कैसे इसके कंसर्न पूछूं? बच्चे, स्ट्रक्चर डिस्कशन इज नॉट ऑलवेज अ डायग्नोस्ड केस। जैसे हम हर सिचुएशन में पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, उसके बाद फिर उसको मैनेज करते हैं। जरूरी नहीं है आपको, मैं हमेशा अपने लेक्चर में बोलती हूँ MRCOG 3 में आपको डायग्नोस्ड केस मिलेगा कि पेशेंट जी प्रेजेंटेड विद वॉन विलिब्रेंड डिजीज। इधर आप उसको प्री कंसेप्शन काउंसिल करो या जो है उसको मैडम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आई है तो उसके कंसर्न मतलब ये आपको लेने होता हैं। नहीं है। यही होता है सिनेरियो, यही होता है। एग्जाम इज एक ठीक है। ऐसा स्टेट है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन अगर आप ओके। टेम्पलेट रेडी है कि मैं इस तरह से चलूंगी, जो टेम्पलेट फॉलो करेगा वो कभी भी मिस नहीं होगा। ठीक है। ठीक है मैडम। Then I will inquire about the severity of the complaint, about the severity of the any nasal bleeding, gum bleeding, and bleeding, heavy bleeding from the minor cuts and easy bruisability. And I will also inquire about her menstrual cycles, age of menarche, regularity of the cycle, and history of the menorrhagias, and how many pads she used for the bleeding, and any history of the dysmenorrhea, and has she is she practicing any contraception, and what about the history of the pap smear. Then, madam, I will inquire about her obstetric history, number of child, and any mode of and any anti, intra, or the post partum complication, especially the APH, history of the APH and the PPH. And her kids are okay, and any blood testing done in her kids or not. And then, madam, I will inquire about. The any past history of the significant like diabetes, hypertension, autoimmune disorder, any bleeding tendency, and I will inquire about the any bleeding disorder in the family, any past surgical history of the significance, and any history of the drug allergy. Has she been transfused blood in the past, and any blood reaction. And then, Madam, by signposting, I will inquire about the drug allergy, about the addiction, or the use of the recreational drug, and I will inquire about the social support at home. ओके। Madam, will you provide me any positive finding in the history, or should I proceed with the examination? नो, फर्स्ट लेट्स डिस्कस इट, ताकि हिस्ट्री को अच्छे से आप लोगों को पकड़ना आ जाए। सबसे पहले तो जब आप जैसे इंट्रोडक्शन करते हो तो जो सिनेरियो आपके सामने है, चाहे लॉन्ग सिनेरियो है चाहे शॉर्ट सिनेरियो है, सबसे पहले बस उसको समझो और उसको ऐसे इमेजिन करो दैट नाउ दिस पेशेंट इज प्रेजेंटेड टू यू। ठीक है। पहले से अपने माइंड में कोई भी ऐसी चीज ना लाओ जो आपको कंफ्यूज कर सके। बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो उसका प्रेजेंटेशन है उसी पे चिपक जाओ कि उसकी प्रेजेंटेशन। अब देखो, इस औरत की प्रेजेंटेशन है कि फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स हैं सिंस चाइल्डहुड, इजी ब्रूजिंग है, और साथ में HMB की हिस्ट्री है। इसका मतलब ये आपको क्लियर कट सिनेरियो किसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर की तरफ इशारा दे रही है। ठीक है। तो इसका मतलब आप अपने क्वेश्चंस, अब जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो या तो एक्वायर्ड होते हैं या इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जब आपने अपना शुरू में सिनेरियो किया, दैट वाज एक्सीलेंट, कि उसकी आपने नेम, एज, मैरिटल स्टेटस ये सारा आपने पूछा। उसके बाद जो उसकी प्रॉब्लम है ये कब से है और उसके लिए उसने क्या ट्रीटमेंट्स ली, दैट वाज एक्सीलेंट। देन आपको जो चीज मैंने बताई कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ईदर एक्वायर्ड और या इनहेरिटेड है। तो डायरेक्ट आपने फैमिली की हिस्ट्री पूछनी है, ये इसी के साथ रिलेटेड है, ये इसी का जो प्रेजेंटिंग इलनेस है ये इसी के साथ रिलेटेड है कि कोई उसके रिलेटिव्स में, उसके फैमिली मेंबर्स, मदर, सिस्टर्स, आर दे हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, नोज ब्लीडिंग या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के इश्यूज हैं या उनको नहीं है। वॉन विली ब्रांड को अच्छे तरीके से समझ लो, ये आपको गायनी में भी आ सकता है एज अ केस ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और ये ऑब्स में भी आ सकता है कि वॉन विली ब्रांड की पेशेंट बैठी है और अब वो या तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग चाहती है या कंसेप्शन काउंसलिंग चाहती है। ठीक है। तो इसलिए अब इसमें जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स वो आपको देंगे
वो यही होंगे कि यूजुअली जब एग्जाम में सिनेरियो आता है, एक छोटी सी मैं टिप बता दूं कि वॉन विली ब्रांड डिजीज आपको यूजुअली जो है वो लेस सवेयर फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है। जो सवेयर फॉर्म्स होती हैं दे कैन नॉट कोप विद लाइफ, प्रेग्नेंट होना, बार बार प्रेग्नेंट होना, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। उनको बहुत ही ज्यादा जो है डिसऑर्डर्स रहे होते हैं, कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन्स रहे होते हैं, तो एग्जाम में आपको यूजुअली टाइप 1 ही मिलेगा। और उसमें जो वो प्रेजेंटेशंस देंगे डेफिनेटली टाइप 2 3 की अलग अलग प्रेजेंटेशंस होंगी, बट फॉर योर टिप टाइप 1 में वो बोलेंगे कि जैसे ही उसकी मेनार्की हुई है तब से उसको फील हो रहा है कि उसकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। ठीक है। एज ऑफ मेनार्की में कोई डिफरेंस नहीं आता। वॉन विलिब्रेंड डिजीज ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो आपके हॉर्मोन्स के ऊपर अफेक्ट करे। इट इज ओनली अफेक्टिंग ऑन ब्लीडिंग। और इसके अलावा वो आपको ये जो है वो पॉजिटिव हिस्ट्री देंगे कि नोज ब्लीडिंग या टूथ एक्सट्रैक्शन या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद उस पेशेंट को जो है ब्लीडिंग ज्यादा रहती है। अदरवाइज शी इज फिट एंड फाइन एंड कोपिंग विद हर लाइफ। ऐसे पेशेंट्स में ना ही एडमिशन्स की हिस्ट्री होगी। ये मैं लेस सवेयर और माइनर केसेस की बात कर रही हूँ। सो आपको ये हिस्ट्री मिलेगी। और देर इज नो पॉजिटिव हिस्ट्री फॉर एनी काइंड ऑफ ड्रग इनटेक्स, लाइक वो जो हम कहते हैं कि जो इम्प्रूव कर देते हैं ट्रांजमीन टाइप और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, कोई हिस्ट्री आपको इन पेशेंट्स में लेस सवेयर और टाइप 1 वालों में नहीं मिलेगी। एंड देन आपने जब इंक्वायर किया, आपने पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में पीपीएच को बहुत ज्यादा उसको फोकस करना है कि पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री अगर उसकी है तो उसमें उसको पीपीएच तो नहीं हुआ। अच्छा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि मोनोटोनिक, मोनोफोनिक, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक पूरा डिस्क्राइब कर देती है आपकी प्रेजेंटेशन को। आप जब एक सेंटेंस बोल रहे होते हो वो पूरा सेंटेंस या वो पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उनको आपने उसी तरह से बोलना होता है। अपने स्टाइल में वो चीजें अडॉप्ट करो कि जैसे जो इम्पोर्टेंट है, एनी फैमिली हिस्ट्री। अब ये वर्ड था दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए था। अपने वर्ड्स को ऐसे ना बताओ कि जैसे तुमने एक पेज पकड़ा है उसको रटा मारा हुआ है एंड नाउ यू आर गोइंग थ्रू इट। ओके। सो Okay. ट्राई टू बी वेरी यू नो प्रैक्टिसिंग इट, कंटिन्यूअसली इसको प्रैक्टिस करो कि किस पे मुझे फोकस करना है। जब आप किसी चीज के नोट्स बनाते हो उसको हाईलाइट इसीलिए करते हैं ना कि बाकी सारी चीजें अपनी जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लाजमी बोलना है। और जब आप उसको बोल रहे होगे, जब आप वर्बलाइज कर रहे होगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ, आपकी आईज और आपका जो साउंड का टोन है वो एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के देखना कि मुझे ये चाहिए, तो देन शी विल प्रोवाइड यू। एग्जामिनर्स जो हैं वो इन सारी चीजों पे गौर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मिली, नो ड्रग इनटेक, ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, एंड आपने यहाँ पे शुरू में कहा कि एनी डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज व्हेन इट वाज डायग्नोस्ड। सो ये याद रखो कि मैंने सिनेरियो में कहीं भी नहीं लिखा कि वो वॉन विली ब्रांड की है। ठीक है। So there is ठीक है। no diagnosis of her condition. Now you are the doctor. You are going to dig out the diagnosis. You did your differentials and now you're going to diagnose it. So these are your positive findings. What are the examinations which you will perform in this patient? Okay, madam. First, I will look for the general health of my patient, nutritional status, and I will rule out the. I will look for the anemia and a sign of bruising, and I will check the vitals, including the blood pressure, pulse, temperature, and mm, then ma'am routine chest and breast and abdominal examination. Hmm. So इसमें focused तुमने क्या किया? What was your focus of examination? Ma'am, anemia and sign of bruising, Hmm. तो साइन। overall हम्म। health of the patient. अच्छा, आप कहाँ कहाँ पे देखती हैं साइन ऑफ ब्रूजिंग, और साइन ऑफ ब्रूजिंग में क्या क्या होते हैं, वो क्या साइंस है जो आपको मिलते हैं? Ma'am, discolor, skin discoloration मिलेंगी, different types of bruises पेटिकियाए, मिलेंगे ना. पेटिकियाए।
ठीक है, पेटिकियाई, स्पाइडर नेवाई, ब्रूजिंग, ये सारे साइंस हैं। और आप कहाँ कहाँ इंस्पेक्ट करते हो इसको, ये कहाँ कहाँ ढूंढते हो? मैम ये आर्म्स पे होते हैं, और ज्यादातर आर्म्स और लेग्स, थाइस पे, लेग्स पे। हम्म, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू इंस्पेक्ट हर होल बॉडी, स्पेशली जहाँ पे प्रेशर साइट्स होती हैं, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रूजिंग और पेटिकियाई। ठीक है, इस तरह से मैम ये। इसमें पेडिग्री से ज्यादा जो है ना, मतलब ब्रूजेस होते हैं, बड़े लार्ज ब्रूजेस होते हैं। यस, तो फिर भी आप, जो वर्ड्स हैं आपके वो यही कवर करते हैं कि आप कहाँ देख रही हो। दीज आर द साइट ऑफ जहाँ पे ट्रॉमा होगा, जहाँ पे उसको कोई मसल स्पाज्म होगा, या जहाँ पे प्रेशर होगा, वहां पे जो है आपको मिलेंगे। थ्रू आउट स्किन आप देखोगे, आईज में आपने फोकस किया फॉर पेलार। ठीक है, सो स्टिल यस। दिस एग्जामिनेशन नीड्स टू बी फर्दर। अब देखो आपकी पेशेंट की जो एग्जामिनेशन है, इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। व्हाई यू डिड नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ, आपको एब्डोमिनल भी डिटेल से बताना चाहिए था, आपको पेल्विक असेसमेंट भी करनी चाहिए थी इस पेशेंट की, इसका पर रेक्टल भी असेसमेंट आता है। व्हाई यू मिस्ड दैट? Okay, madam. Sorry, I just focused for the phone milligram disease, सो नहीं, so I missed that. Exactly, madam. She is presented with menorrhagia, so I would. यस यू हैव टू। G, madam. बात उससे भी आपको इवन, जो ऐसे पेशेंट्स हैं, क्या उनको क्वाइटस में इश्यूज नहीं है? क्या उनको वजाइना में ब्रूजिंग नहीं है? क्या उनका जो वुल्वो वजाइनल इंस्पेक्शन है, इज इट नॉर्मल? ठीक है, इंस्पेक्शन सारा, और जो परस्पेकुलम एग्जामिनेशन है वो स्ट्रक्चर डिस्कशन में टेम्पलेट नहीं छोड़ना है। ठीक है। ठीक है मैडम. Okay, madam. I will do the upper abdominal examination for any visible scar, striae, bruise marks, and madam, I will do palpation for any tenderness and any mass palpable, and then I will do the perispecular examination to assess the status of the cervix and vagina, any discharge, any bleeding, and then I will do the bimanual examination for the uterine size, mobility, version, and any adnexal pathology, any uterine tenderness or cervical motion tenderness. वेरी गुड। Madam, will you provide me the positive finding? यस, द पेशेंट इज वाइटली स्टेबल, BMI is normal, but she is having bruising over her thighs and skin areas. Okay, anemia is negative. Okay, okay, madam. I forgot to out about the domestic violence, sexual abuse. No, it's not necessary in this case. Okay, madam. So should I proceed with the investigation? Yes. Okay, madam. I need her baseline investigation, including the blood group and RH factor, Okay, she is O positive. and complete blood count with date for the hemoglobin, platelet count, and TLC count. Hmm. So patient is having HB 13 grams per deciliter. Platelets are What about platelet? normal, Okay. Okay, and TLC count. normal, Her random blood sugar. normal, Infectious screening for hepatitis B, surface antigen, anti-HCV, and HIV status. negative. And madam, urine, midstream urine for pus protein and sugar, and blood cast and blood RBCs and WBCs. Yes, negative, normal. Okay, madam. Then in the specific investigation, I need her 1 milliband factor and its activity and factor 8 levels. नहीं, पहला इन्वेस्टिगेशन क्या होगा Level. जी? Okay, madam. Coagulation profile. I need her PT, APTT. यस, सही। ये इंपॉर्टेंट है, जब आपको एकदम से तो आपको नहीं पता चलता कि पेशेंट वॉन विली ब्रांड की है और डायरेक्ट आप वॉन विली ब्रांड फैक्टर मांग रहे हो। ठीक है,
ठीक है। पीछे पूरा जो हिस्ट्री कंटिन्यूअस हुआ उसमें कहीं भी ये नहीं था कि शी इज हैविंग वॉन विली ब्रांड डिजीज। सो नाउ यू आर द डॉक्टर, एंड आपको जब छोटे छोटे हिंट्स मिलेंगे तब आप जाओगे अपने डायग्नोसिस की तरफ। ये जो है मेडिकल गायनाकोलॉजी है, इसमें मेडिसिन इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ठीक है। अब अगर पेशेंट देखो, जिस कंडीशन में आपके पास आई है, यहाँ पे मैं थोड़े आप लोगों के कॉन्सेप्ट बना दूं कि एक वॉन विली ब्रांड डिजीज का पेशेंट जो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार रहा है, जो लेस सवेयर है, उसका पीटी, एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम सब नॉर्मल आएगा, ठीक है। उसमें कोई ऐसी आपको वो नहीं मिलेगा। हाँ, अदरवाइज इफ द पेशेंट इज हैविंग एनी काइंड ऑफ जिसमें डेफिशिएंसी आ गई है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर उसका कम हो गया है या फैक्टर 8 उसका कम हो गया है, देन शी कैन प्रेजेंट विद प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। सो आपको ये दोनों कंडीशंस मिल सकती हैं, इधर वो आपको इसको प्रोलॉन्ग बता देंगे या डी रेट पीटी और एपीटीटी। सो इट डिपेंड्स। सो मैं आपको जो है कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही हूँ। सो दीज बोथ आर नॉर्मल, ताकि आप एक नॉर्मल वॉन विली ब्रांड फैक्टर जिसका है वॉन विली ब्रांड डिजीज विद लेस सवेयर फॉर्म्स टाइप 1, आप ताकि उस तक पहुंच सको, ठीक है। Okay, madam. Now I need factor 8 level यस एंड and for it and one milligram factor antigen and one milligram factor activity. ओके। अब देखो, बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, सबको नहीं बताना होता है, ठीक है। आप हमेशा, मैं यही कहती हूँ कि बुक्स में बहुत, एक इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई भी होगा, इको भी होगा, सब, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस पे क्या अप्लाई करोगे। सो हेयर मैं यहाँ पे सिर्फ यही पूछना चाहूंगी कि वॉन विली ब्रांड फैक्टर कितना है, उसका उसका लेवल क्या है, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह आऊं तो मैं इस केस को पहले मैं सिर्फ फैक्टर का लेवल देखूंगी और उसके बाद फैक्टर 8 लेवल देखूंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे ये पता Okay. है कि एक पेशेंट की क्लॉटिंग में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और एक पेशेंट जिसकी जो है फैमिली हिस्ट्री आ रही है, जिसको साथ में इसी तरह की मेनोरेजिया और इस तरह की कंप्लेन्स हैं, तो फिर मेरा पहले माइंड में मेरा वॉन विली ब्रांड, आपको जस्टिफिकेशन भी मांग सकते हैं कि वाई यू आर आस्किंग फॉर लेवल्स ऑफ द वॉन विली ब्रांड फैक्टर, ठीक है। तो आपकी यही जस्टिफिकेशन है कि जब आप उसके ये सारे हैं तो मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि ये लेस सवेयर फॉर्म में है, और मैं इसका वॉन विली ब्रांड फैक्टर पहले एक्सक्लूड करना चाहूंगी, और साथ में मैं फैक्टर 8 की एक्टिविटी भी देखना चाहूंगी, ठीक है। ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक आपको बात? जी डॉक्टर। ओके। सो मैं आपको आगे ले जाने से पहले यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगी, ताकि आप सब जो हैं उनका कॉन्सेप्ट यहीं पे बिल्डअप हो और कोई कंफ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। एक हेल्दी इंडिविजुअल में वॉन विली ब्रांड और फैक्टर 8 के लेवल्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए, अलोंग विद द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। सो एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसमें कोई वो नहीं है, उसका वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है वो 50 to 150 इंटरनेशनल यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है। और फैक्टर की एक्टिविटी भी, सॉरी, फैक्टर की एक्टिविटी भी इसी तरह से है सेम, चाहे फैक्टर एंटीजन है या फैक्टर एक्टिविटी है, along with factor 8 clotting activity, वो भी 0.5 to 1.5 इंटरनेशनल यूनिट है। साथ में आपका जो ब्लीडिंग टाइम है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको कोई डिजीज नहीं है, प्लेटलेट्स वगैरह उसके सब नॉर्मल है, उसका ब्लीडिंग टाइम टिपिकली 7 मिनट्स या उससे कम के करीब होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया यहाँ तक? जी डॉक्टर। अब आप इसमें ये हिंट याद रख लो, अगर आपको ये सारी वैल्यूज नजर आ रही हैं तो इट इज ऑल 50 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसमें कोई
कंफ्यूजन और इस तरह की चीज नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। और गाइडलाइंस में जो यूज हुआ है दैट इज अबाउट 0.5 to 1.5। अब 1.5 से जब कम होंगे ये रेंजेस, ठीक है, तो इसका मतलब ये हम लो है या फिर वॉन विली ब्रेन डिजीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। 0.5 से कम तो सवेयर रिस्क में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ बात समझ आ रही है? 50 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर या फिर 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ये आपका कट ऑफ है। समझ आ गया हो मेरा? जी जी डॉक्टर। अच्छा तो जी बोलो ना, अभी आवाज नहीं आ रही मुझे समझ। मैं बोल रही हूँ, पता नहीं आवाज नहीं आ रही शायद आप ठीक है। यहाँ पर। हाँ ठीक पता है। नहीं बोल रही थी मैं। जी। हाँ तो अब इसमें इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर और ml में खुद को कंफ्यूज नहीं करना, इन चीजों पे आपने गौर करना है। वी नेवर नो नहीं, मुझे एग्जामिनर। पता, ये मुझे हाँ पता है कि वो डेसीलीटर में और ये मिलीलीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो हाँ, जाएगा। और एग्जाम में हमें नहीं पता कि हमें डेसीलीटर देना हाँ, है कौन सा देना या ml देना है, ठीक है। सो है। अगर मैं आपको ml के हिसाब से दे रही हूँ, पेशेंट इज हैविंग 0.4 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। So it is less than normal level. सो नाउ व्हाट इज योर डायग्नोसिस ऑन इट? Ma'am, on the basis of history examination investigation, my diagnosis is von Willebrand disease because the factor level are less than the normal range, which is zero point 0.5 to 1.5 milliliter uh, per international unit per milliliter. वेरी। सो नाउ you have to manage your patient. She wants pre-conception counseling from you. How you Okay, will madam. manage your patient? So after completing my missing investigation, I will approach the patient empathetically, and I will ask for the presence of any family member if she want. Then I will counsel regarding the diagnosis that she is having a disease which is known as the von Willebrand disease. This is a disease of blood bleeding disorder. This is a kind of bleeding disorder which is inherently transmitted, and this is of three type 1, 2, and 3, depending upon the severity. Type 1 and type 2 are the less severe, and type 3 is the more severe form. Okay. The wait, and wait. जब आप पेशेंट की मैनेजमेंट कर रहे होते हो ना, आप उसको पूरी किताब झाड़ के नहीं सुनाते हो। आप उसको जो उसकी कंडीशन है सिर्फ वही बताते हो, ठीक है। सो Okay, आई विल टेल हर दैट फ्रॉम द थ्री टाइप्स शी इज हैविंग द टाइप 1, और उसी type के 1. बारे में उसको बताओ। ओके मैडम। मैडम, ये टाइप 1 जो है, इसके अलावा भी इनकी वो होती है, इनकी टेस्टिंग होती है टाइपिंग के लिए। हाँ होती है। इनकी फर्दर टेस्टिंग होती है, तो फिर हम मैडम डायरेक्टली तो उनको नहीं बता सकते ना कि आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। नहीं, उसके सिम्टोमेटिक भी तो आप देखो ना। शी इज हैविंग नॉट सवेयर सिम्टम्स, देर इज माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग। ओके, आप उसको को रिलेट करो उसके सिम्टम्स के साथ, ओके डॉक्टर। उसकी प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। ओके डॉक्टर। ओके डॉक्टर। I will tell her regarding the diagnosis that she is having the milder form of von Willebrand diseases because she has less symptoms. So I will empathetically counsel, and I will tell her regarding the fetal-maternal implication of this disease. I will involve the multidisciplinary fetal-maternal implication. In the maternal implication, there is increased tendency of the bleeding during pregnancy, intrapartum, and the postpartum. And there is also increased risk of miscarriage, preterm delivery, low birth weight, and also there is risk of transmission to the offspring. हम्म। This can be the autosomal recessive or the autosomal dominant. First two types are the autosomal recessive and uh,
third type is first two types are autosomal dominant and third type is autosomal recessive. So if she is madam मैं if चले recessive करके बताऊं तो I will need her I will need her partner carrier state to counsel her about the transmission to the offspring. Otherwise, I will tell her regarding the rest of the management. This would be a high risk pregnancy, but she has not to worry because we involve the multidisciplinary team, including the obstetrician, hematologist, anesthetist, and neonatologist in the management of my patient. And before getting pregnant, she has to start the folic acid in high doses, that is 5 milligram per deciliter, 5 milligram per day, and she has to optimize her general health and when she gets pregnant she has to book herself early during antenatal checkup. She has to visit frequent visit with her doctor and she has to follow her instruction during her antenatal visit. Her checkup will be done regarding the blood pressure, weight, and general health, and fetal assessment should be done. And at the 36th week of gestation, she should be during her antenatal visit. She should be asked about the severity of the symptoms, and her level should be checked in each trimester, and especially in the third trimester before the delivery. At the 36th week of gestation, we will assess her for the time and the mode of delivery. If everything will be remain okay, then she should live for spontaneous labor and her with the growth scan regularly. And when she arrived in before delivery, her level should be checked, 1 millibrand level and the factor 8 level. And when she arrived at the time of when she arrived in labor, she should be given the extra care and extra care and extra IV. She should avoid the IM injection. Her invasive testing should not be done. Instrumental delivery would be avoided, and at the time of delivery, neonatologist would be present and receive the baby and check the baby for any for and send the cord blood for the blood testing and factor 8 and 1 millibrand factor level. And her third stage of labor would be actively managed. And after delivery, she should be vigilantly monitored for the postpartum hemorrhage for the initial 48 hours. And then during her stay, her active recovery would be ensured. She should be counseled for the breastfeeding, and for the breastfeeding and the contraception would be discussed with her, which is most suitable for her. And she should be prescribed that injection tranexamic acid. If normal delivery, then for up to 3 days. And if she has had the ओके, सो आई थिंक हुमैरा का कनेक्शन लॉस हो गया। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन दी है हुमैरा ने, वेल प्रिपेयर्ड। कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो हम ऐड करना चाहेंगे। जब वॉन विली ब्रांड फैक्टर का जब आप उसकी मैनेजमेंट बता रहे होगे, काउंसलिंग कर रहे होगे, चाहे मैनेजमेंट बता रहे होगे, थिंग्स आर सेम। जो कुछ बहुत ही फोकस की चीज़ें हैं वो नहीं भूलनी है। एक तो ये कि हुमैरा, आर यू बैक? हेलो जी मैडम। जी मैडम, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, आप अपना कंटिन्यू करें। पोस्टपार्टम, देन आई विल ऐड समथिंग। Okay, madam. Contraception advice would be given, and at the time of discharge, she would be in evaluate. She should advise for the checkup with her hematologist, and
She should advise for the follow-up visit at 6 weeks postnatally. Um, अच्छा, ट्रांजमीन के बारे में आप कुछ then बता रही थी। जी मैडम, ट्रांसमीन मैं ये बता रही थी कि if she has been delivered through the normal vaginal delivery, she should be given Transamine prophylactically for 3 days, हम्म, and if she has gone through the cesarean section for up to 5 days। ये मैंने कहीं पढ़ा था। ये है इसमें, ठीक है, गुड। अच्छा नहीं, ये मैंने नोट्स नहीं पढ़े थे आपके, वैसे मैंने कहीं पढ़ा था। गुड। मैम थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस तो मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि एज दिस इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सो द रिस्क एंड बेनिफिट शुड बी बैलेंस्ड। Balanced, very good, excellent. There should be a balance of risk assessment between bleeding versus thrombosis. Ideally, she should advise for the early mobilization, adequate hydration, and TED stocking। ठीक है, वो उसको दे Very सकते good, हैं। very good. And in the next pregnancy, regular then she should follow up her the general hematologist. And in the next pregnancy, I will also advise her for the early booking. And my verbal information would be supported by the information leaflet in the end. And Very if she won't, I would counsel her. I would give the date for consultation with my consultation consultant. okay, very good. So here is another question. What will be the target level during the labor of factor 8 and von Willebrand factor? Okay, madam. वैसे तो target level should be between 0.5 to 1.5 milliliter international Above. unit per ml. But in during pregnancy, the level are 3 to 4 fold increase. So there is some misinterpretation। या मैडम उसकी रेफरेंस वैल्यू फिर उसकी बढ़ जाती हैं, वो मुझे बस सही से देखो, समझ नहीं आ गाइडलाइंस में इतना आपको सारी गाइडलाइंस नहीं बतानी होती हैं, सही है। जो उसके बोल्ड बोल्ड रही। है, दैट इज योर आंसर एंड यू आर करेक्ट। आपको उसका लेवल मेंटेन बाहर रखना गए, है अबव 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल नमाज ड्यूरिंग द पढ़ लेबर। ठीक है नमाज पढ़ जी डॉक्टर। जी। सो दिस इज योर आंसर। एंड हेलो। अगर आपने एपिड्यूरल देना है या अगर आपने स्पाइनल कंसीडर करना है, तब भी द लेवल शुड बी अबव 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर हाँ, मिलीलीटर। मैं एनाल्जेसिया का बोल रही थी। ठीक है, लेबर एनाल्जेसिया का बोल रही थी। ये दोनों ये पॉइंट्स आपने मतलब हाईलाइट करके, ये वो चीजें हैं जो भूलना नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट यू विल डू इन केस ऑफ पीपीएच और एपीएच और एनी ब्लीडिंग एपिसोड इन दिस पेशेंट। ओके मैडम। Okay, madam. I will repeat her factor level, and then accordingly I will manage. I will I will in advance inform the blood bank that this patient is in labor. So I will in advance I will give the factor 8 and bone bilirubin factor concentrate. And in case the platelet are low, I will I can transfuse her the platelet accordingly। और मैडम डेस्मोप्रेसिन भी था उसमें, उसकी डोज तो मुझे नहीं पता, लेकिन वंस एंड while giving the desmopressin, IV fluid should be restricted for up to 24 hours to एंड prevent the मॉनिटरिंग hyponatremia, ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ electrolytes। एग्जैक्टली, स्पेशली सोडियम लेवल्स। हाँ, हाइपोनेट्रीमिया कॉज करता है, क्योंकि एग्जैक्टली। इसकी डोज मुझे नहीं ये पता थी है कि डोज क्या है। आपके सामने है, स्क्रीन पे है, 0.3 माइक्रोग्राम्स पर केजी। ठीक है, आईवी भी दे सकते हैं, सबकुटेनियस भी दे सकते हैं, स्लो में देना होता है, 15 to 30 मिनट्स में देना होता है, और हम इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे ट्रांजमीन आपने कहा कि डिलीवरी के बाद हम 5 डेज और 3 डेज के हिसाब से नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरीज के लिए देंगे, इसी तरह डेस्मोप्रेसिन का भी यही फॉर्मूला है, वो भी इसी तरह से ही दिया जाएगा। अगर सिजेरियन हुआ है तो हम इसको ज्यादा दिन, 5 दिन के लिए देंगे। ठीक है, ठीक है डॉक्टर तो साहब, ठीक। डेस्मोप्रेसिन को आपने भूलना नहीं है। सो आपकी मैनेजमेंट में एक तो आ गया, आपने एफएफटीज बता दिया, व्हाई यू मिस ट्रांजमीन। डॉक्टर पहले दिया था उसको ट्रांसमीन। नहीं, अभी जब अच्छा अभी, जो हाँ ब्लीडिंग सॉरी सॉरी, एपिसोड में है। हाँ, ट्रांसमीन 1 ग्राम IV TDS। वेरी गुड। अब जो नॉर्मल ट्रांजमीन है उससे इसकी लेवल ज्यादा है, जो हम आम पेशेंट्स को देते हैं
उससे इसका ज्यादा है। सो ये डोजेज हैं, इसकी इमेज बेशक कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे, जिनके पास बुक नहीं है वो ले सकते हैं। डेस्मोप्रेसिन की ये डोज है। फैक्टर्स जो कंसंट्रेट हमें देना है उसकी डोजेज, एंड ट्रांजामिनिक एसिड 10 मिलीग्राम पर केजी आईवी जो है हम दे सकते हैं एवरी 8 आवरली फॉर 5 to 7 डेज पोस्टमार्टम। ये वही बात है, एक तो सिचुएशन वाइज भी डिपेंड करता है, अदरवाइज हम इसको अगर प्रिवेंटिव मेयर्स में दे रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी में हम 3 डेज के लिए देंगे, सिजेरियन में हम 5 डेज के लिए देंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है तो कोई भी अनम्यूट करके पूछ सकता है। ये टॉपिक आज के लेक्चर के बाद मतलब एक हलवा बन जाना चाहिए। अच्छा, इसमें जो ना भूलने वाली चीजें हैं, एक आपने ये याद रखना है कि फैक्टर लेवल्स आपने बुकिंग पे कराने हैं और फिर दोबारा 28 से 34 वीक्स में कराने हैं। ठीक है। और पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन का एक ट्रायल जरूर आपने करवा देना है कि पेशेंट को सूट करता है या नहीं करता है। डेस्मोप्रेसिन का ट्रायल आप प्री प्रेगनेंसी भी उसको दे सकते हैं, या अगर उसने पहले से लिया हो, उसको सूट किया हो तो वेल एंड गुड, किसी आप उसके फाइल में नोट करते हो कि ये ले चुकी है ट्रायल, हम इसको अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो हम इसको दे सकेंगे। और डेस्मोप्रेसिन देते हुए आपने मॉनिटर रखना है सोडियम लेवल्स को, विद आप इसको प्रॉपर हाइड्रेट करके पेशेंट को आपने फिर डेस्मोप्रेसिन देना है, साथ में आपने उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटरिंग करनी है, पर्टिकुलरली सोडियम लेवल्स आपने देने देखने हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ। और बाकी जो हमारे पास विजिलेंस फॉर पीपीएच है, इसमें रहना ही रहना है, लेकिन इसमें जो ट्रांजमीन का डोज है वो बढ़ चुका है एज कंपेयर टू जो बाकी पेशेंट्स हैं। और फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, 0.5 इंटरनेशनल यूनिट से आपने ज्यादा ही रखने हैं। और बच्चे को आपने देखना है, सिर्फ यहाँ पे आपने एक चीज मिस की, जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आप उसको जरूर रेफर करेंगे, उसको, उसके पार्टनर को, और उसके बच्चे की जो है बाद में जेनेटिक टेस्टिंग होगी। अदरवाइज इट्स एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर किया था। कोई क्वेश्चन?